रंगा, ओह रंगा, उठो। सुबह के करीब 8:30 रहे हैं। मैं काम के लिए खेत जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए चाय बना दी है, इसे गर्म कर दो। माँ की पुकार पर रंगनाथ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। रात के 2 बजे वो सोया था। कविता से बातचीत कर रहा था। कविता फोन बंद करने के लिए तैयार नहीं थी। वह एंड्रॉयड भी लेकर आई थी। मुझे इतना सारा पैसा कहाँ से मिलेगा? कवि के पास धन की कोई कमी नहीं है। बहुत सारा खेत। पिता एक नेता है। मुझे नहीं पता कि यह लड़की मुझसे कैसे प्यार करने लगी। नहीं तो मुझ में पसंद करने लायक क्या है? बुद्धिमत्ता और गोरे रंग के अलावा नियमित आय के अभाव के कारण हमेशा समझौता करने की आदत और चेहरे पर समझदारी भरा भाव। मेरे पिता गांव में एक छोटे दुकानदार के यहाँ काम करते थे। हम अपने वेतन से क्या क्या प्राप्त करेंगे, इसलिए माँ को भी खाना बनाने में मदद करने के लिए कहीं जाना पड़ता है। हालांकि गांव के अनुभवी वकील उसे बुलाते हैं और उनके लिए कुछ कागजी काम करवा लेते हैं तथा जेब खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं। जागो रंगनाथ, शंभुनाथ कुलकर्णी, आप ऐसे भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनका खर्च उनकी गर्लफ्रेंड उठाती है। रंगना की छाती धड़क उठी। इस बात का डर कि अगर कविता के पिता या भाई को उनके प्यार के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। वह उठ गया। चाय गर्म हो गई थी। MA करने के 2 साल बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। वह MBA करना चाहता था और वो पुणे चला गया। लेकिन कॉलेज की 2 लाख की फीस कहाँ से आएगी? अगर किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आरक्षण, न पैसा, न नौकरी, न साहस, न बेशर्मी। जिस उम्र में मुझे अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए थी, मुझे उन पर बोझ बनकर जीना पड़ा। रंगनाथ ने फिर अपने चेहरे पर पानी छिड़का। हालांकि कविता ने एक बार उससे कहा, रंगा, तुम बहुत नकारात्मक सोचते हो। ऐसा सोचना बंद करो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो और मौज करो। देखो, गांव के बाहर हाईवे पर एक बढ़िया ढाबा है। चलो कभी वहां जाकर बियर पीते हैं। रंगनाथ पूरी तरह से हैरान रह गया। नहीं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? शंभू भट्ट का बेटा शराब पीता है। कविता ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा था। तुम्हें अपने पिता की प्रतिष्ठा का डर है, और मेरा क्या? क्या परिवार मुझे वहां देखकर जिंदा रखेगा? रंगनाथ ने तुरंत सुबह का काम निपटाया और कोर्ट में जाने लगा। आज अदालत बंद थी, फिर भी एक वकील ने उसे बुलाया था। जरूर किसी काम से। ठीक है, अगर ज्यादा काम होगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। वकीलों के काम के बारे में अधिक जानकारी न होने के बावजूद रंगनाथ को एक गरीब, महत्वाकांक्षी ब्राह्मण लड़के और उसके परिवार की मदद करने के कारण वकील साहब ने उसे काम के लिए बुलाया। इसीलिए उसे अधिक झिझक महसूस हुई। रंगनाथ तैयार होकर बाहर चला गया। कोने पर खड़ा अनिल ने उसे आवाज दी, अरे रंगा, आजकल क्या कर रहे हो? तुम कहाँ हो रंगा? वकील के पास काम करता हूँ। तुम वकील के साथ क्यों हो? क्या काम करते हो? उनके केस के सिलसिले में वो मुझे यहाँ वहाँ भेजते हैं। हाँ, पर तुम शादी कब कर रहे हैं? इतनी जल्दी? अभी तक कोई नौकरी नहीं, कोई नियमित तनख्वाह नहीं। रंगा, मेरी शादी हो गई है। पिछले साल मेरा बेटा हुआ। मैं और मेरी पत्नी एक नए घर में रहने जा रहे हैं। समीर की शादी भी हो गई। वो पिताजी का बिजनेस संभाल रहा है और अमित तो शहर जाकर नौकरी कर रहा है। दोस्त, तेरी तो सरकारी नौकरी है। आप लोगों की कहानी अलग है। मेरी किस्मत में नौकरी जैसी कोई बात नहीं है। अनिल ने कहा, रंगा, व्यापार देखो, अपने बगल वाले को देखो। पहले उसने चाय की दुकान खोली थी, अब उसने होटल खोल लिया है जिसमें स्वादिष्ट पोहा, उपमा और दूसरे पदार्थ भी मिलते हैं। दुकान पर कोई ना कोई ग्राहक आता है। अरे, व्यापार में न जाति की न आरक्षण की जरूरत है। हाँ दोस्त, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं। रंगनाथ ने अनिल द्वारा दी गई चाय लेते हुए कहा। उसने अनिल द्वारा दी गई सिगरेट लेने से इनकार कर दिया। अनिल ने कहा, इसे पियो, यह इस तरह जीने से बेहतर है। नहीं दोस्त, कैंसर से मरने से अच्छा भूख से मरना बेहतर है। रंगनाथ ने मुस्कुराते हुए उसे विदा करते हुए कहा। लेकिन उसे बहुत टेंशन लगा। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? यह चिंता उसे फिर सताने लगी। वकीलों के पास करने के लिए बहुत सारा काम था। वह अपने हाथों में कागजों को इधर उधर घुमा रहा था। तभी कविता का मैसेज आया। दोपहर 3:30 पर गांव के बाहर बगीचे में जैसे ही रंगनाथ इस बारे में सोचने लगा था और एक संदेश आ गया, जरूरी काम। रंगनाथ के चेहरे पर पसीना आ गया। अब ये क्या है? क्या उसके घर पाता तो ना ही चला?
हम दोनों के घर पर पता नहीं था। रंगनाथ अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। दोपहर के भोजन के समय वह वकील साहब से मिलने के लिए अंदर गया। आज अदालत बंद होने के कारण वकील साहब वहां मौजूद थे। सर, मैं आज दोपहर को नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ काम करना है। क्या काम है? रंगनाथ ने अपना सिर नीचे कर लिया। वकीलों के चेहरे पर नाराजगी नहीं छिपी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है कुलकर्णी, तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए आज जाओ, लेकिन ऐसा बार बार नहीं चलेगा। वास्तव में आज काम अधिक था। धन्यवाद सर। रंगनाथ ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। अभी उसके पास कविता से मिलने का समय था। फिर भी रंगनाथ दोपहर के खाने के लिए घर नहीं गया, वरना इतना तनाव होता तो क्या होता। वह कविता से पहले खेत में पहुंच गया। खेत के पीछे एक कुआं था और उसके बगल में एक बंद कमरा था। वह और कवि उस कमरे के पीछे मिलते थे। वहां कोई नहीं आता था। रंगनाथ धड़कते दिल के साथ वहीं बैठा रहा। हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। कविता की अकाउंटेंसी की क्लास 3:30 थी। फिर सप्ताह में 1 दिन वे क्लास के बाद मिलते थे। अंततः कविता वहां आ गई, लेकिन यह हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई कविता नहीं थी। चेहरे पे चिंता दिखाई दे रही थी। रोने से आंखें सूजी हुई। जैसे ही वह पहुंची, वह तुरंत रंगनाथ की बाहों में गिर पड़ी। रंगा, तुरंत कुछ करना होगा। कल शहर से लोग हमरे घर मिलने आ रहे हैं। रंगनाथ ने राहत की सांस ली। तो इसमें घबराने वाली बात क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो रंगा। शहर में हमारा समाज है, बिल्कुल हमारे जैसा। कल मुझसे मिलना बस एक औपचारिकता है। तुरंत मेरी शादी करने का इरादा है पापा का। लेकिन तुम तो अपनी शिक्षा पूरी होने तक इंतजार करने वाले थे, है ना? वो परिवार अच्छा है, हमारे बराबरी वाला है। शादी तक शिक्षा जारी रखने को कहाँ है? अब क्या करना है? रंगा ने पूछा। रंगा, चलो भाग चलें आज रात। रंगनाथ की छाती भारी हो गई। उसका मुंह सूख गया। अरे बाप रे, उसने कहा, यह कैसे संभव है? अगर तुम्हारे पिताजी को पता चला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और तुम्हें क्या हो गया है? वो लड़का पढ़े लिखा है और अच्छा दिखता है। उसके पिताजी के पास बहुत पैसा है। मेरी शादी होके रहेगी। चलो कहीं जाकर जल्दी से शादी कर लेते हैं। लेकिन हम भागकर कहां जाओगे? हाँ, हमारे पास पैसे नहीं है, वहां कोई पहचान वाला भी नहीं है। पैसों की चिंता मत करो। मैं रात को अलमारी में रखे 3 से 4 लाख रुपए लेने आता हूं। मेरे पास 1 लाख का सोना भी है। इंदौर में मेरी एक सहेली है, घर पर किसी को पता नहीं है। हम उसके पास चले जाते हैं। रात को चुपके से निकल जाते हैं। रात की पैसेंजर ट्रेन से शहर जाते हैं। वहां से सुबह इंदौर के लिए बस पकड़ लेंगे। रंगा डर गया। इतना बड़ा फैसला? क्या हम इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? यह संभव नहीं। क्या हुआ रंगा? अपने मम्मी पापा से कहो कि तुम परीक्षा देने शहर जा रहे हो और शाम को निकल जाना। मैं रात को स्टेशन पर मिलूंगा। और अगर हम पकड़े गए तो? रंगा ने पूछा। हम कैसे पकड़े जा सकते हैं? उन्हें यह समझने में दिन हो जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूं। नहीं कविता, क्या तुम कोई कारण देकर उस लड़के को मना नहीं कर सकती? और क्या मेरे पिताजी सुनेंगे? रंगनाथ की छाती पर भारी बोझ आ पड़ा। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। नहीं, ऐसी हिम्मत मत करना, कुछ बुरा हो जाएगा। रंगा, कोई और इलाज नहीं है। रंगनाथ कुछ नहीं बोला। वह सिर झुकाकर बैठा रहा। रंगा, जल्दी बोलो, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, है ना? तो अब पीछे मत हटो, नहीं तो कल तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा। फिर भी रंगनाथ कुछ नहीं बोला। उसने अपना झुका हुआ सिर भी ऊपर नहीं उठाया। रंगा, प्लीज ऊपर देखो, मेरी आंखों में देखो, उठो, देर हो रही है। रंगनाथ ने नकारात्मक भाव से अपना सिर हिलाया। माफ करना, यही 2 शब्द उसके मुंह से निकले। कविता ने उसे गुस्से से देखा। रंगा, वह गुस्से से चिल्लाई, तुम कैसे इंसान हो? हाँ, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं एक कमजोर आदमी से पूरे दिल से प्यार करती हूं। जाओ और इसी गांव में इसी तरह पैर रगड़ते हुए मर जाओ। मैं जा रहा हूं, अब कभी भी मेरी नजरों में मत आना। कविता वहां से गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। फिर भी रंगनाथ ने बहुत देर तक ऊपर नहीं देखा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसका शरीर अभी भी हल्का कांप रहा था। वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। लाड़ प्यार से पली बढ़ी एक अमीर लड़की अपने प्यार के लिए किसी भी हाड़ तक जाने को तैयार थी। और मैं क्या इंसान हूं? कचरे जैसी हालत हुई है। मेरी जिंदगी क्या है? न नौकरी, न पैसा, न व्यापारिक महत्वाकांक्षा, न प्रेमी के साथ भागने का साहस।
जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा है। रंगनाथ ने एक क्षण सोचा और फिर उसी वाक्य पर आकर रुक गया। सचमुच जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा है, तो फिर तुम यह निरर्थक जीवन क्यों जी रहे हो? इसे खत्म करो। रंगनाथ के पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। वह खड़ा हुआ और जीवन खत्म करने के लिए प्रसिद्ध हुआ टूटा पुराना कुआं यहां से केवल थोड़ी ही दूर था। रंगनाथ तेजी से कुएं की ओर चला गया। कुछ ही मिनटों में वह कुएं के पास पहुंच गया। कुएं की सुरक्षा दीवार कई जगहों पे टूट गई थी। रंगनाथ ने अंदर झांका। कुआं बहुत गहरा था, फिर भी उसमें पानी भरपूर था। अब तक कितने लोगों ने अपनी जान दी थी उस कुएं में कमला, जो विधवा होने के बावजूद गर्भवती हो गई। अस्थमा और तपेदिक से पीड़ित रमेश एक भिखारी है जो शराब की लत के कारण दरिद्र हो गया। ऐसे त्याग के कारण ही शायद सूखे में भी कुएं का पानी नहीं सूखता, ऐसा लोग कहा करते थे। रंगनाथ ने इधर उधर देखा कि कोई आसपास तो नहीं था। वहां तो एक तितली भी नहीं थी। वह पूरा क्षेत्र जहां पे कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, रंगनाथ वहीं खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसने एक आवाज सुनी, रंगा। वह मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। उसने फिर चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। पापा इस समय यहां नहीं आ सकते। पापा की याद अचानक उसके दिमाग में गई। पापा, जिन्होंने उन्हें बचपन में लाड प्यार से पाला, जो उनकी कॉलेज फीस और कक्षा के पैसों के लिए भागदौड़ करते रहे। पापा जो कभी कभी असहाय हो जाते थे। वही पापा जिन्होंने कॉलेज में पहले प्रवेश लेने पर भगवान के सामने अपनी आंखें पोंछ ली। और मेरी मां, जिसने गरीबी में रहने के बावजूद पापा का बराबर साथ दिया। ये तुम क्या कर रहे हो रंगा? पापा और मां को तुमसे कितनी बड़ी उम्मीदें हैं। बेवकूफ, तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है, उनका भी मेरे जीवन पर अधिकार है। रंगा, जरा सोचो कि तुम्हारे बाद उनका क्या होगा। ये सब तुमने क्यों किया? हाँ, मैं ये क्या करने जा रहा हूं? रंगनाथ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। उसकी आंखें अपनी मां पिताजी की याद से भर गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें पोंछकर मुड़ रहा था, कुछ चीज उसके पैरों के पास से गुजरी। डर के मारे रंगनाथ कुएं की खुली दीवार से निकले एक पत्थर पर पैर रख दिया। वह पुराना पत्थर जो चूना पत्थर से निकला था, रंगा का भार सहन नहीं कर सका और टूट गया और रंगा पानी में गिर गया। आखिरी क्षण तक उसने कुएं के किनारे को पकड़ने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं में बहुत तेज आवाज आ रही थी। इसके बाद 2-3 मिनट तक पानी में जोरदार हलचल मची रही। एक पंछी चीखता हुआ वाह से आया। उसने एक बार कुएं का चक्कर लगाया और चीखते हुए आगे की ओर उड़ गया। फिर कुएं के पानी सहित पूरा क्षेत्र शांत हो गया। सूरज तेजी से ढल रहा था और रंगा के जीवन के रंग भी फीके पड़ते जा रहे थे।